चलो, एक बात कहना चाहता हूं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, क्लियर। तो इस बार तो जीएचआई आया, मान लो अगली बार एचडीआई आ जाए, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के मानक क्या है, ये देखना होगा आपको। बातें जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सेम क्वेश्चन को यूपीएससी कैसे पूछेगा कि भारत में सहकारी समिति और चैरिटेबल संस्थाओं के विकास के बावजूद मानव विकास सूचकांक में भारत की दयनीय स्थिति है। इन्वर्टेड कामा, इन कथन के आलोक में चैरिटेबल संस्थाओं के गतिविधियों की समीक्षा करें। इसका मतलब क्या चीज, जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि आपके हर एक कार्य का मूल्यांकन आपके रिजल्ट से होगा, ठीक है। रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ते हो आप। रिजल्ट अच्छा है तो बहुत कुछ कर रहे हो। और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी, आपके चरित्र का निर्धारण भी आपके रिजल्ट से हो रहा है। आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, गलत काम में इन्वॉल्व हो, आईएएस हो, तो आप रोल मॉडल हो। कि घर वालों को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। बात है समझ में आ रही। मतलब साध्य प्राइमरी है, साधन क्या है, कोई सिलेक्टेड बच्चा बोल दे ना, कोई सिलेक्टेड बच्चा बोल दे पब्लिक प्लेस पे कि मेरा दिमाग नहीं लगता था तो मैं एकदम कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए डेली एक पैग लेती थी, स्मोकिंग करती थी। यकीन करो 50% बच्चे क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये बात। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक लड़के ने 5वीं रैंक मारा, ठीक है, बैचमेट था, 5वीं रैंक उसकी लगी। और उसके कमरे में जानते हो क्या था, केवल कुछ नोट्स और एनसीईआरटी, और कुछ नहीं उसके कमरे में। टेबल, भाई जो साथी रहता हो, साथी बीए किया हो, साथी एमए किया हो, भाई ठीक है, 5वीं रैंक लग गया, अलग चीज है, इंटरव्यू अच्छा मार्क्स। अब उसको ये था कि हम कहेंगे बच्चों को, क्या मैं केवल ये किताब पढ़ के आई, तो बच्चों को विश्वास ही नहीं हुआ। तो जानते उसने क्या किया, 10-12 कमरे में से सबका किताब लेके आया, फिर रैक में सजाया, फिर उसको फोटो खींचा, फिर कहा मैं इतनी सारी चीजें पढ़ा हूं तब जाके आइए हुआ। अब एक चीज बताओ, जो 8 साल साथी रहा हो, अरे बात है। दूसरी बात, विवेक पांडे 21वीं रैंक मारा था, बैचमेट ही सब साथी, क्रिकेट खेलते साथ, एक ही हॉस्टल के बच्चे थे, एक ही हॉस्टल में सब रहते थे। अब विवेक की स्थिति ये थी, जानतो एक किताब आती पतली सी, बीएल फाड़िया की, हाँ बिल्कुल, उसका फिलोसफी वो था, PSIR था। पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे ना, बीएल फाड़िया की। और बड़ी कहता था यार एक चीज बताओ, हम इतना लिख ले गए तो टॉप कर जाएंगे, इतना कहां पढ़ना है। और पीटी निकला, उसी को पढ़ा एकदम। हाँ ये अच्छी बात ये थी कि हमारा पूरा ग्रुप काम करता था कि वो लिखने पे, कैसे लिखा जाए, ये सबकी पकड़, पूरा ग्रुप की पकड़ अच्छी थी, आंसर कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हमारा सीधे 21वीं रैंक सेकेंड अटेम्प्ट में। बातें समझ वाली बात है, सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब ज्यादा नहीं, वैकेंसी कितनी आती थी, 210, 200, मुझे लगता है कि मेरे जमाने में हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 230 आईएएस की, वो हाईएस्ट वैकेंसी है। और जब 230 आया तो जानते हो सारा हॉस्टल उछल पड़ा, और इस बार तो किसी का रुकने वाला नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं ना, पर उसके बाद जब बोलने की बारी आई, और 50 किताबें, तो जब लड़का हो जाता है ना, तो अपने आप को लगता है कि मैंने 50 किताबें ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अब जो बोलेगा ये तो बोल देना। एक छोड़ो, एक लड़का मेडिकल का विद्यार्थी, उर्दू लिटरेचर रखा, भाई उर्दू उसको बचपन से पढ़ा था 12th तक, उर्दू से सिलेक्शन लिया और उसने बोल दिया
मुझे याद है जिसने जीवन में कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं, 60-70 बच्चे उर्दू ले लिए और 6 महीना उर्दू सीख रहे थे उर्दू। और अब इस उम्र में आज तुम लिखने की कला सीखोगे। और 6 महीने बाद सबने क्या कर दिया, और टीचर ने क्या कहा, 1 महीना में उर्दू आपका मास्टर बना दूंगा। और लड़के ले लिए एडमिशन, 60-70 एडमिशन। मैं दंग था। बताओ जरा, अभी दूर दूर नहीं एक आध टॉपर ऐसा आएगा और सीधे कहेगा मैं अरबी पढ़ करके 2 महीने में टॉपर बनाऊं। लड़का अरबी रख लेगा। इतना ज्यादा। एक लड़की की फोटो लगी, अष्टानम पाठक, उसको मैं जब निकला तो इतना डांटा उसको, तुम कितना बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। कहा गुरुजी कोचिंग चलानी है ना, मुझे बोलने दीजिए, बस ऐसी लाइन है, माहौल बनाने दीजिए ताकि इनको लगे कि संसद ही करा पाएंगे। हमने कहा तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं हो उसी वाइज के अलावा। कहा वो बताऊंगा तो लड़कियों को लगेगा अरे इससे थोड़े होगा, ये तो अपने आप से कर ले जाऊंगा। तो वो देखो जरा क्या क्या नहीं, योजना कुरुक्षेत्र, योजना को इस तरह, कुरुक्षेत्र को इस तरह, यशवंत सर इस तरह बताते थे पढ़ाने के लिए। हमने कहा योजना कुरुक्षेत्र लड़का कोचिंग करने है तो खुद ही पढ़ लेगा, और योजना कुरुक्षेत्र के लिए कोचिंग करना इससे बड़ा बेवकूफी क्या होगी। सच्चाई यही है ना, मानते हो नहीं इस बात को। हद तो एक लड़का एनसीईआरटी की कोचिंग कर रहा है, बताओ जरा। खैर चलो कोई बात नहीं, इसके इस मार्केट में कुछ भी बेचा जा सकता है। हा? और एनसीईआरटी जानते हो क्या पढ़ा रहे हैं, जो किताब में देख रहा था पीपीटी, स्क्रीन पे आ जा रहा है पीपीटी, लिखी हुई किताबें, एनसीईआरटी खुल गई, लोग उसको रंग रहे हैं। अब सुन रहा है, जैसे नहीं बचपन में कथावाचक होते थे, याद हो बचपन में एक लड़का खड़ा हो जाता किताब खोल के पढ़ता था, पीछे से बच्चे क्या होते थे, दोहराते थे। वही तरीका चल रहा है। और मैं दंग हूं, लड़का पढ़ रहा है। आप एनसीईआरटी पढ़ाओ ना तो उसको लिंकेज बताओ, क्यों आया, क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि मार्केटिंग कला हो तो इस बाजार में कुछ भी बेचा जा सकता है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय लोकतंत्र में दानकर्ता संस्थाओं की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा को रेखांकित करते हुए इसके विनियमन के संबंध में अपने विचार को स्पष्ट करें। यही प्रश्न है। चलिए अब देखो जरा, भारतीय लोकतंत्र शब्द दिया है ना, दानकर्ता संस्थाओं की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हो सकता है भारतीय लोग न पूछे, सामाजिक न्याय सब जोड़ दे। हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी शब्द को क्या कर दे, जोड़ दे। हो सकता है गवर्नेंस को जोड़ दे आप। ठीक है, तो दानकर्ता संस्थाओं की गवर्नेंस को प्रमोट करने में आ रही बात है, इसकी भूमिका का परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो। तो एक बात ध्यान देना, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। दानकर्ता संस्था क्या है, जो दान देती है,
और दान किसको दिया जाता है? उनको दिया जाता है जो कमजोर वर्ग है, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए दान दिया जाता है। अब दान देने की परंपरा बहुत अच्छी बात है, और अक्सर देखा होगा दान देने की परंपरा प्राचीन काल से, इसके पीछे कहने की धर्म की भी परंपरा है। जैसे आपने देखा होगा अपने कल्चर में, होली दिवाली में लोग मांगने आते हैं, गरीब वर्ग के लोग, हम दान देते हैं। नहीं, ईद में देखा होगा, बड़ी अच्छी बात है, जो गरीब वर्ग है, आपके माने बकरीद है तो उसको हम दान देते हैं। नहीं देते? अपनी इनकम का, इस्लाम में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपनी इनकम का इतना हिस्सा क्या करो, पर उनको जो दान के हकदार है, याद रखना, गलत लोगों को दान करोगे ना तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा, यही कहा जाता है। तो हर धर्म में दान देने की परंपरा है, अच्छी बात है, पहली बात। और जब दान की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पे भी होता है और संस्थागत स्तर पे भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो करता है, रतन टाटा भी दान देते हैं, नहीं? जैसे आपने देखा CSR का कॉन्सेप्ट आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो जो भी 2% जो भी, वो दान ही तो है। और दान किसे कहते हैं? जो एक लायबिलिटी ना हो, मुझे वापस ना करना पड़े, वही तो दान है। कई बार से हम ग्रांट कह देते हैं, ऐड कर देते हैं, अनुदान कह देते हैं। ये संस्थागत स्तर पर भी होता है, विश्व बैंक भी देता है, IMF भी देता है दान, पर ये गरीब देशों को। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, विश्व बैंक ने इंडिया को कहा कि हम आपको $10 करोड़ देंगे वंचित वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए। क्लियर? मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा ठीक है, हम एड्स निवारण के लिए आपको डोनेट करेंगे, दान। अब ध्यान दो इस बात को, भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें तो दो बातें हुई। एक बात तो यह है कि इसकी भूमिका क्या है, आज भूमिका का मतलब किस तरह की भूमिका निभा रहा इंडियन भारतीय लोकतंत्र में। पहले चूंकि भूमिका का रोल क्या है, जब रोल की बात करोगे ना तो दो बातें होंगी, यह किस तरह की भूमिका, और दूसरी ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर रहा है। ये बात है समझ में आई कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न का दूसरा पार्ट ये, जैसे अब इस सेम क्वेश्चन को देखें, एक चीज सोचो जरा, दानकर्ता संस्थाएं शैक्षिक विकास के लिए, हेल्थ के लिए वंचित वर्ग को दान देंगी, उनका विकास होगा, तो क्या होगा? गरीबी दूर होगी, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, और लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत होगा। सिंपल बात है। अब देखो, इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा को रेखांकित करते हुए मतलब क्या हो रहा है कि जब दान देने की बात की जाती है तो अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? बहुत सारे समझौते हुए कि भाई जो भी दान दो उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर समझौते का उल्लेख करना है। आप प्रश्न का अगला पार्ट है, इसकी विनियमन के संबंध में अपने विचार को स्पष्ट करें। आपको अपना विचार बताना है कि क्या जो दान देने वाली संस्थाएं हैं, दान का और दान देने वाली संस्थाओं का, दोनों का विनियमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात है समझ में? अब एक बात, हमेशा रेगुलेशन की बात वही उठेगी जहां उसका दुरुपयोग हो। तो रेगुलेशन का उद्देश्य क्या होता है? दुरुपयोग को रोकना। नंबर 2, करप्शन को रोकना। और तीसरी चीज, वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ मिले। और चौथी बात, कहीं दानकर्ताओं संस्थाओं का उद्देश्य, ध्यान दो, भारत की संप्रभुता कानून व्यवस्था पर चोट करना तो नहीं है। पता ये चला कि चलो यार, मैं आपको डोनेट करता हूं 10 करोड़ रुपया, पर मेरा टारगेट ये है, डोनेट मैं करूंगा आप संस्थाओं, पर आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं होगा। आप मेरे लक्ष्यों की क्या करोगे? की पूर्ति करोगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे बात कराया, कहा कि ठीक है आपको फंड मिलेगा, लेकिन शर्त क्या थी? वो फंड संयुक्त अरब अमीरात की बात करें हम लोग, बातें समझ वाली बात है। अब जो कोई फॉरेन से फंड, महाराष्ट्र का व्यक्ति
मुझे लगा चलिए एजुकेशन के लिए दिया होगा, तो उसने कहा सिर्फ फंड देंगे, लेकिन आपको 90% क्या करना होगा, मुझे रिफंड करना होगा आपको चेक के रूप में। मेरा कान खड़ा हो गया। बातें, आतंकी भी तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब देखो जरा, तो मैंने उनसे कहा जिसके थ्रू बात हुई थी, तो उसका फोन भी आ गया था मेरे पास, बात भी होगी। जब मैं पूरा बात, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मेरे महाराष्ट्र में बिजनेस है मेरा, तो भाई मेरी कोचिंग क्यों चुना आपने, मेरी कोचिंग बहुत छोटी है, मेरी कोचिंग क्यों चुना आपने, या तो कोई निस्वार्थ है, कोचिंग का कल्याण तो नहीं है आपका, पहली चीज। अब देखो जरा वो फंड कहां जाता और उसका दुरुपयोग कैसे होता है। तो जब विनियमन की बात करोगे ना, तो विनियमन जब भी बात करोगे तो 3 बातें हमेशा याद रखना है। विनियमन क्यों? नंबर 1, अरे बातें करप्शन को रोकने के लिए, बातें समझ में आ गई। नंबर 2 क्या होगा बताओ, गैड हो जाएगा। और तीसरी चीज, कहीं उसका उद्देश्य विदेशी संस्थाओं के हितों की पूर्ति करना तो नहीं है। बातें समझ में आएगी। इसलिए रेगुलेशन की बात की जाती है, लेकिन रेगुलेशन इतना न हो जाए कि दानकर्ता संस्था का जो उद्देश्य ना पूरा हो, वो सामाजिक कल्याण भी क्या हो जाए। बात समझ में आ गई। यही प्रश्न है ये। हम बिल्कुल हर जगह आगे मारे लोग, इसे प्रमोट किया जाना चाहिए, पर उतना ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो अब बताओ इंट्रोडक्शन में क्या करोगे आप, दानकर्ता संस्थाओं की बात करोगे। तो हाल के दशक में वंचित एवं गरीब वर्ग के कल्याण के लिए दान देने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। अब बताओ संस्थागत स्तर पर क्या होगा। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है। संस्थागत स्तर पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, तथा विदेशी संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी योजना के लिए दान दिया जाता है। यह हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। हम जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे, जैसे आपने मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल है ना, रतन टाटा का, पूरी दान उस पर फीस नहीं लगती है, वो फ्री में इलाज होता है। हाँ, नंबर नहीं मिलता, तो फ्री में इलाज हो रहा है ना। अब सोचो जरा, तो पूरा का पूरी ये पूरा कैंसर हॉस्पिटल ही डोनेशन पर चल रहा है, फ्री इलाज की बात करें। आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत सारे शेल्टर हाउस बने हुए हैं, आश्रय स्थल बने हुए, जहां लोगों को फ्री में भोजन, और जानते हो क्या होता है, बहुत लोग डोनेट करते हैं। आप गुरुद्वारे में देखते हो ना, गुरुद्वारे में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है। जानते हो कनाडा से पैसा आता है, जितने ये लोग हैं, और कितना बेहतरीन कल्चर है। वो मानते हैं कि जब हम गरीबों को खिलाएंगे तो मेरे वाहे गुरु क्या हो जाएंगे, खुश होंगे। कितनी अच्छी सोच है ये। बिल्कुल, हमेशा ध्यान दो इस बात को। चले, और बिल्कुल इनका जो कहना है ना, वो सरकार के सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। और कई जगह क्या होता है, जहां सरकार काम नहीं कर रही है, वहां ये काम कर रहा है।
बातें समझ में आ गई? अब देखो जरा, मिटा दे। नंबर 2 की बात करें हम लोग। भारतीय लोकतंत्र में दानकर्ता संस्थाओं की भूमिका सकारात्मक है। जैसे नंबर 1 की बात करें, कल्याणकारी योजना में कि फंडिंग में सरकार के सहयोगी के रूप में जैसे शैक्षिक विकास के लिए संस्थाओं द्वारा अनुदान देना, ये काम कर रही हैं। नंबर 2, ये भारतीय लोकतंत्र में कितनी अच्छी भूमिका निभा रही हैं। चलें नंबर 2 की बात करें, मिटा दूं? अच्छा, सरकार के लक्ष्य को पाने में दानकर्ता संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। नंबर 2, लक्ष्य को पाने में जैसे कैंसर के इलाज में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, यही है ना? अस्पताल, तथा ये देखा जाए HIV से निपटने में मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा दान देना। मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा NGO को फंड देना, ये सरकार का लक्ष्य है ना। देखो लोकतंत्र की कितनी सशक्त भूमिका है। चले अब बताना जरा, मिटा दो। तीसरी चीज हम बात करें, हाँ ये NGO है पर ये डोनर है, ये काम नहीं करता। ये क्या कर रहा है? छोटे छोटे NGO को क्या देता है? पैसे देता है। तो ये अनुदान देता है, ये दान देता है ये। और जानते हो अपने, लगता है इसका अरबों डॉलर का फंड होता है पूरी दुनिया में। ये नहीं, एक बार मैं देखा था बिहार के पटना के पास दानापुर है,
सोचो, पति पत्नी दोनों गांव में बैठे हुए हैं, जमीन पर, और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं ना, इनकी लोकतंत्र में इनकी भूमिका पूछ रहा है ना, तो ये नकारात्मक भूमिका नहीं है। ये सारी भूमिकाएं ऐसी हैं जो भारतीय लोकतंत्र को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज बात करें हम लोग, नंबर 3 की बात करें। आपने अक्सर देखा होगा जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं ना, वो भी डोनेट करती हैं। वो फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आप जाओगे महाराष्ट्र, जो मंदिर है साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा, बहुत बड़ा, नासिक में है वो। वहां देखा होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा भोजनालय है वो। कितने हजार लोग भोजन करते हैं, कितने, और चार्ज बहुत न्यूनतम है, पैसा दो या ना दो आप। कितने गरीब लोग वहां क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो सोचो लोकतंत्र के लिए क्या किया जाए, लोकतंत्र के लिए क्या किया जाए कि फूड सिक्योरिटी की बात करें, खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें हम लोग। ठीक है, नंबर 3 की बात करें, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भुखमरी का समाप्त होना आवश्यक है। दानकर्ता संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा को संभव बनाने के लिए मुफ्त भोजनालय, भोजनालय का संचालन ये दानकर्ता संस्थाएं कर रही हैं। नहीं, हमेशा ध्यान दें इस बात को। नंबर 4 की बात करें हम लोग, अक्सर देखा होगा ना कि सामाजिक विकास के लिए भी विश्व बैंक, आईएमएफ क्या कर रहा है, गुड। नंबर 4, सामाजिक, ग्रामीण, विकास के लिए विश्व बैंक, आईएमएफ द्वारा दान देना। अरे बात है, ताकि क्या हो, इससे सामाजिक न्याय मजबूत होता है तथा एसडीजी, एसडीजी के लक्ष्य क्या बताओ जरा। एसडीजी 3 हेल्थ, गुड, कितनी अच्छी बात है। तथा एसडीजी के लक्ष्य की प्राप्ति आसान। इस बार भुखमरी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब मैं भुखमरी पे कम से कम 6-7 क्वेश्चन में बनाऊंगा कि देखा रूस यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी की क्या, जो एसडीजी के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के बहुत कठिन बना दिया। और अक्सर देखा होगा भूख से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ गई। नंबर 2, पूरे दुनिया में फूड
सारी बातें, चेन सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फूड चेन सप्लाई पे क्या हुआ? तो कहने की खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित हुई है। हाँ, वो तो हुआ ही है। तो मैंने इस पर भुखमरी पर क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म जो 23 में मेंस लिखेंगे, और उसको जोड़ के पूछेगा एसडीजी से। अब जानते हो क्या होगा? आपने ये देख लिया, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारतीय लोकतंत्र में, ठीक है, एसडीजी निर्धारित लक्ष्य को पाने में दानकर्ता संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा करें। एक तो क्वेश्चन ये, अरे बात। नंबर 2 की बात करें, अगला, एसडीजी के लक्ष्य को पाने के लिए भारत को दानकर्ता संस्थाओं की, अरे बातें, सहभागिता को बढ़ाने के साथ उसकी भूमिका को मजबूत करना जरूरी है। तो प्रश्न को चेंज कर देगा वो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न ये नहीं पूछेगा, हो सकता है इसी के आसपास आपसे प्रश्न पूछेगा। अच्छा, जब मैं लगातार जब क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, तो प्रश्नों को लिखते चलो, फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, आप मिटा दूं? अच्छा, अब आपको जानते हो क्या करना है? करना क्या आपको? मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ोगे ना, तो एक रिपोर्ट आएगी, देखा होगा, जो रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि भुखमरी इतनी कम हो गई। एचडीआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छी स्थिति इस बात को इंगित करती है कि आपका भुखमरी कम हो रही है। अब देखो, इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा की बात करें। क्या ये चीज? हाँ। तो हर क्वेश्चन में एक पार्ट तो टफ रहता ही रहता है, ये तो मुझे पता है, तो कोई भी कर लेगा। जैसे हर क्वेश्चन देखा होगा, एक आध लाइन मैंने जोड़ा ऐसा ताकि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ, कि को रेखांकित करते इसके विनियमन के साथ विचार को व्यक्त करें। थर्ड, अब बताओ क्या होगा इस संबंध में? अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा निर्धारित की गई है। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? एक संस्था डोनर हार्मोनाइजेशन पर रोम हाई लेवल फोरम, डोनर हार्मोनाइजेशन पर रोम हाई लेवल फोरम। फर्स्ट, यह आपको रटना पड़ेगा। डोनर नहीं, पर रोम हाई लेवल फोरम है, पर रोम हाई लेवल, यह फैक्ट है, आपको रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फोरम के अनुसार आधिकारिक सहायता की प्रभावशीलता, आधिकारिक सहायता की प्रभावशीलता एवं उसके प्रबंधन में सुधार करके अच्छी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। इस फोरम ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए इस बात को
प्रयास किया जाना चाहिए कि जो डोनर है सहायता प्राप्त देश की प्राथमिकता से जुड़ा हुआ है। डोनर की प्राथमिकता से पहली सी बात करें, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? चलें नंबर 2 की बात करें। पेरिस उद्घोषणा में सहायता पाने वाले देश के मध्य साझे दायित्व की बातें साझे दायित्व को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसमें सहायता प्रभावशीलता के बारे में विशेष लक्ष्य, इसमें सहायता एवं पेरिस उद्घोषणा में बात करें हम लोग, तीसरी चीज अकरा एजेंडा फॉर एक्शन में अकरा एजेंडा फॉर सहायता को प्रभावशाली बनाने पर बल की बात करें हम लोग। और नंबर 4 प्रभावी विकास सहयोग हेतु बुसान साझेदारी में ये बुसान साउथ कोरिया की बात करें, एसडीजी की प्राप्ति हेतु दी जाने वाली सहायता को बुसान दी जाने वाली सहायता को उचित ढंग से प्रयोग करने पर बल दिया गया है।
ठीक है। ये रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, जातर में क्या कहा गया है, एक अच्छी बात है, साझेद दायित्व की बात की गई है पेरिस दूसरा में। सहायता प्रभावशाली एसडीजी के लिए जो राशि दी जा रही है उसको उचित ढंग से प्रयोग करने पर बल। ठीक है। अकरा एजेंडा फॉर एक्शन, पेरिस उद्घोषणा, अबुसान साझेदारी, इतनी बातें की गई। और डोनर हार्मोनाइजेशन, रोम हाई लेवल फोरम। अच्छा, दानकर्ता संस्था है ना। अच्छा, जानते हो क्या पूछेगा आपसे, अब ये क्वेश्चन बनाएंगे इस पे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी डोनर इंस्टीट्यूशन है ना, जिस काम के लिए इंडिया में पैसा दे रही है, दिक्कत क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब क्यों नहीं पा रही, हम इसकी बात करेंगे। मिटा दूं। अब एक चीज ध्यान दीजिए इस बात को, इसके विनियमन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसके अब बताओ विनियमन किस संदर्भ में, ताकि विनियमन जब हो ना तो याद रखना है रेगुलेशन, और किन बातों को ध्यान में रखना है कि डोनर जो है ना, जो पैसा दे रहा है ना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में डायवर्जन ना हो। विनियमन तो डायवर्जन को रोकने के लिए, ताकि लक्ष्य की क्या हो। नंबर, जब रेगुलेशन की बात करोगे ना, कुछ बातें याद रखना। यहां जब रेगुलेशन की दानकर्ता संस्था रेगुलेशन की बात करोगे तो वहां कुछ और रेगुलेशन था। यहां रेगुलेशन की बात, जो पैसा दे रहा है मैं चाहता हूं रेगुलेशन ताकि मेरा पैसा डाइवर्ट ना किया जाए। नंबर 2, रेगुलेशन इसलिए ताकि दान कर्ता संस्था और दान लेने वाला, उन दोनों के उद्देश्य में कोई टकराव ना हो, कि टकराव हुआ तो पैसा डाइवर्ट हो जाएगा। या उसका उपयोग, तो साझा उद्देश्य क्रिएट करने के लिए रेगुलेशन होना चाहिए। बातें समझ में आएगी। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए, ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो ना लगातार। तो होता क्या है, रेगुलेशन इसलिए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। तो एक चीज सोचो जरा, हम दो बात करेंगे। मान लिया जाए, यह कहा जाए कि रकम का विनियमन, पहली बात डाइवर्जन को रोकने के लिए, दूसरी बात अरे बात है तीसरी बात और चौथी बात क्या होना चाहिए। अरे बात है, ये चीज देखो जरा। इसीलिए रेगुलेशन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत।
अच्छा, मैंने क्या कहा, ध्यान सुने इस बात को। जहां दान देने वाली संस्था होगी वहां रेगुलेशन का हमारा उद्देश्य ये होगा। जहां लेने वाली संस्था होगी वहां रेगुलेशन का क्या होगा, रेगुलेशन का पर्पज अलग होगा उसका। जब कानून के क्रियान्वयन की बात की जाएगी वहां रेगुलेशन का पर्पज अलग होगा। ये बात हमेशा, अब मुश्किल से 5-6 चीजें हैं और समय रेगुलेशन की बात करो तो कुछ नियम अलग अलग हैं। किन बातों को हमेशा ध्यान में देना चाहिए, हो जाएगी बातें, ध्यान देने इस बात को। अन्य जो संस्थाएं होगी ना उनका रेगुलेशन हो। रेगुलेशन क्यों, ताकि कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित हो। तो जवाबदेहिता सुनिश्चित करके रेगुलेशन होना चाहिए। और ये बात, क्योंकि रेगुलेशन क्या करेगा, उनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करेगा रेगुलेशन। पॉइंट क्लियर। नंबर 2 की बात करें, जो प्रशासनिक संस्था है उनका भी रेगुलेशन होना चाहिए ताकि शक्ति का केंद्रीकरण न हो। शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए और प्रशासनिक विवेकशीलता को रोकने के लिए रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक विवेकशीलता का जो दुरुपयोग होगा तो करप्शन की मात्रा क्या हो जाएगी, रेगुलेशन रोकने के लिए होना चाहिए। हो जाएगी बात एक, कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान दो, ये हो जाएगा, अगले पैरे में आएंगे और किसकी बात कर देंगे हम लोग, निष्कर्ष की बात। ये पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जब निष्कर्ष की बात करोगे ना तो विनियमन एक सीमा तक, क्योंकि अति विनियमन क्या करेगा, अति विनियमन क्या करेगा, एक तरह से दान की प्रवृत्ति को रोकेगा, याद रखना, ठीक है। तथा सरकारी उद्देश्यों को क्या बन जाएगा, ये हमारा निष्कर्ष आ जाएगा। हो जाएगा, चले, ये बातें समझ में आ गई। निष्कर्ष लिखो, ये पॉइंट लिखने की जरूरत है, हो जाएगा। निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष। अतः रेगुलेशन लोकतांत्रिक तरीके से और जनहित की जनहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अति विनियमन दानकर्ता संस्थाओं को हतोत्साहित कर सकता है, संस्थाओं को हतोत्साहित कर सकता है। इसलिए विनियमन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो इस बात को। आपने एक लाइन देखा होगा, विनियमन, जब लोकतांत्रिक की बात कर दी आपने तो तानाशाही की संभावना क्या हो गई। तो जब भी इस तरह की बात करोगे लोकतांत्रिक, मतलब हमारा उद्देश्य जनहित है, तो लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीकों में विचार विमर्श होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक की बात कर दोगे ना तो जो जो मानक डिसाइड हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और जनहित के नजरिए से होना चाहिए। यही तो होना चाहिए। अब देखो आप, चलो इन सेम क्वेश्चन को यूपीएससी कैसे पूछेगा, अगला इसी प्रश्न को कैसे यूपीएससी पूछेगा। एस डीजी कि लक्ष्य को प्राप्त करने में
दानकर्ता संस्थाओं की सहयोगी भूमिका होनी चाहिए। किंतु इसके लिए दानकर्ता के समक्ष समाधान आवश्यक है। चर्चा करें। अब एक चीज सोचो आप, चलो प्रश्न को देखो आप, ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। दानकर्ता संस्थाओं की सहयोगी भूमिका होनी चाहिए। सहयोगी शब्द है, जानते हो क्यों? तो दो बातें होंगी। मान लिया जाए ये सरकार है, सरकार क्या बनाएगी? नीति बनाएगी, और दानकर्ता संस्था क्या करेगी? पैसा देगी। आप देखो, कोई दिक्कत? तो दो बात करेगी वो। तो सहयोगी की भूमिका कैसे निभाएगी वो, और क्यों निभाएगी? बातें समझ में आ रही? एसडीजी की लक्ष्य को प्राप्त करने में इनकी भूमिका, सहयोगी की भूमिका क्यों होनी चाहिए? बातें समझ में आई? अब ध्यान देने इस बात को। होता क्या है सहयोगी की भूमिका? तो दो बात करोगे आप। पैसा ये दे रहे हैं ना, ठीक है, तो क्यों सहयोगी की भूमिका? क्योंकि नंबर 1, सरकार के पास बड़े पैमाने पर राजस्व नहीं है। दानकर्ता संस्था है, एसडीजी के लक्ष्य को पाने में संसाधन की व्यवस्था करती है। पहली बात। नंबर 2, दानकर्ता संस्था है, एनजीओ के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन, और उनके पास क्या होते हैं? दक्ष लोग होते हैं, और वे संसाधनों के साथ तकनीकी सहायता भी क्या करती हैं? उपलब्ध कराती हैं। सहयोगी की भूमिका, इनकी सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए। पॉइंट क्लियर? आप देखो, तो जब सहयोगी की भूमिका क्यों निभानी चाहिए, आप कैसे निभाएंगी, तो दो बात करनी होगी। हमेशा जब एसडीजी के लक्ष्य को पाने की जब पॉलिसी बनाओगे ना, तो जानते हो क्या होना चाहिए? इन दोनों के उद्देश्यों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और नीति निर्माण में इसके विचार विमर्श को क्या करना चाहिए? प्रमोट। क्यों प्रमोट करना चाहिए? ताकि टकराव ना हो, और पैसा ये दे रही है ना। ये बात है, समझ में आ रही बात है? हमेशा ध्यान दो। एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। होता क्या है ना कि क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट जब अपने लक्ष्य को पाने में असफल होती है, तो प्राइवेट सेक्टर को सहयोगी बना लेती है। जैसे हेल्थ सेक्टर में देखा जाए, हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है ना कि सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि सभी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके, तो उसने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया। और प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? इतनी बड़ी पॉपुलेशन इलाज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी भूमिका निभाई। कोविड काल में देखो, और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी कम हो गए, उसमें भी बेड नहीं थे, वो भी कम पड़ गए। नंबर 2, एक चीज सोचो आप, क्या गवर्नमेंट स्कूल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर बच्चों को शिक्षित कर सके? दिल्ली में मात्र पूरी पॉपुलेशन के 10% बच्चों को दिल्ली सरकार एजुकेशन देती है, 90% बच्चों को प्राइवेट सेक्टर एजुकेटेड कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। अब यदि
प्राइवेट सेक्टर नहीं होते एजुकेशन सेक्टर में, तो जो 100% या लिटरेसी रेशियो को बढ़ाने का जो टारगेट है ना, वो सरकार पूरा, वो जो भी रीजन हो। नंबर 2, एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने में गवर्नमेंट सेक्टर की भूमिका नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की भूमिका चल रही है। एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने में, दक्षता विकास की बात करने में, प्रतिस्पर्धी बनाने में। एक छोटा सा एग्जांपल है तो आपसे, बेस्ट एग्जांपल, कोविड काल आया, टीके का विकास किसने किया? प्राइवेट सेक्टर ने। पैसा किसने लगाया? प्राइवेट सेक्टर ने। और इस समय जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, सब के सब प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज ध्यान देना, इस बात को हो जाएगा। अब देखो, किंतु इसके लिए दानकर्ता संस्थाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। ये सहयोगी की भूमिका कब निभाएंगे और उनके सामने चुनौतियां क्या है? नंबर 1, कोई भी दानकर्ता संस्था होगा जब डोनेट करेगा तो उसके सामने 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं। नंबर 1, प्रशासनिक जटिलता। प्रशासनिक जटिलता का मतलब क्या होता है? प्रोसेस इतना जटिल होता है कि उसमें उलझ जाते हैं कि तमाम क्यों दान दे रहे हैं, क्या रीजन है, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, प्रशासनिक जटिलता। नंबर 2, देखो आप, हम पैसा दे रहे पर मुझे डर है कि मेरा पैसा कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। इसका मतलब है डाइवर्जन एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। बातें समझ में आ गई? पता चला आपके घर वालों को पता चले कि जो पैसा दे रहे हो पढ़ने के लिए, फीस के लिए दिया 1 लाख रुपया, चला गया घूमने के लिए, तो क्या घर वाले दोबारा पैसा देंगे? नहीं देंगे। ये बिल्कुल सही है। जैसे एक लड़का आया, सोचिए जरा, आया और कहा कि सर एडमिशन लेना है, हमने फीस 1 लाख रुपए दे दीजिए। कहा मैं बहुत पुअर फैमिली का हूं। आप जानते हो रहन से लगा नहीं पुअर फैमिली का है। दूसरे दिन जिसने भेजा था उसको, उसने कहा सर उसे 1 पैसा छोड़िएगा मत, उसका फादर डीएम है एमपी में। तो बाप रे बाप, डीएम का लड़का गरीब हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, डाइवर्जन। एक लड़का आया लगा रोने, सर गरीब है, हमारे पिताजी जो है मजदूरी करते। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, तुम लिफाफे में 1000 रुपया करके दे देना, पूरी पढ़ो। मैंने अलाउ कर दे। 1 हफ्ते बाद आईफोन लिया वो, और जानते हो क्या हुआ? आईफोन लिया तो सारी बातें, तो एक प्रोग्राम चल रहा था, हमने कहा भाई सब पढ़ना, इस बच्चे पर दंड नहीं लगेगा क्योंकि बहुत पुअर फैमिली, इस पर दंड नहीं लगेगा, इसका पैसा मैं दूंगा। नहीं, जो प्रोग्राम चला था भाई तुम दंड आर्थिक ना लगेगा। कहा गरीब से आईफोन चलाता है। हमने कहा अच्छा। अब देखो जरा, रीजन क्या था? फीस के लिए पैसा गार्जियन ने दिया तो डाइवर्ट हो गया। ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के सामने। हाँ सही बात है, होटल खोला, पैसा भी ठीक ठाक लगाया था, 2.5 लाख खर्च किया होगा, 2 लाख, और बंद भी हो गया। और फीस के लिए जान दो पैसा आया तो पैसा तो नहीं दिए, पढ़ने लगे। और उस पैसे का सोचे होटल खोलेंगे, और किसी ने सपना दिखा दिया, अरे 2 लाख रुपए फीस दोगे, 2 लाख रुपए होटल खोलो, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। हाँ हाँ, अब बताना जरा। अब वो पैसा पूरा देने के मूड में थे, वो पूरा पैसा दे रहे थे। क्लास के किसी बच्चे से मिल गए और क्लास के बच्चों ने बोल दिया उससे, अरे तुम 1 लाख की दोगे, मैं तो 35-20 हजार दिया हूं, दूसरे किस दूं आप इसे? वो भी अरे ये बात है, फीस देने तैयार था, किसी बच्चे ने बोल दिया क्लास के, अब वो भी आ गया 30,000। तो ये बच्ची क्लास के बच्चे बड़े खतरनाक है, खुद तो देते नहीं है और दूसरों को देने नहीं देते। अब जानते हो क्या, इस तरह का पाप कोई करेगा तो प्रतिफल में क्या होगा? अड़ंगा लगना। ईश्वर तो सबको दे रहा है, देख रहा है। तो पूरी फीस दे रहे थे, बाद में उन्होंने बता भी दिया, नहीं सर क्लास के बच्चे 20-20 हजार दिए हैं, आप मुझसे और पैसा। अरे क्लास के बच्चे तो ठीक है किसी से लिया हूं, आप तो दो। कहा नहीं सर है ही नहीं, फादर ने भेजा ही नहीं जबरदस्ती। तो हमने कहा अच्छा रुको,
मैं भी बताता हूं, एक हफ्ता बाद निकालूं जब क्लास से ना, 20,000 आ जाएगा, फिर निकालूंगा आपको क्लास से, तब दोबारा पढ़ने के लिए। एक लगा रो रहा, ऐसा लिया, 1 महीना फिर निकाल दिया उसको, निकाल दिया तो पूरी फीस आ गई। इसका मतलब डाइवर्जन। मेरी बात समझ में आ गई? उनके सामने चुनौतियां ये हैं। सर लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी, समझ में? अब जो एडमिशन चल रहा है ना, मैं सबसे बोल दिया हूं, लकी जी से, पहली किस्त 50% अन्यथा बाहर। हम एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे, पूरी फीस लेंगे, ईमानदार, क्योंकि वैसे नहीं हो रहा है। 10 बच्चों के छोटा सा कमरा ले लूंगा, उसी को पढ़ाऊंगा, पूरी फीस लूंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, अन्यथा बच्चा क्लास से क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली में रह रहा वो गरीब आने बच्चे नहीं नहीं अच्छा वो तो ये बातें समझ में आ गई। चैलेंजेस क्या है, भूलेगा तो नहीं? मैं लगातार बता रहा हूं चुनौतियां क्या है। जटिलता, ये पॉइंट समझ में आ गया? एक तो प्रशासनिक जटिलता, लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, डायवर्जन की समस्या, वो बचते हैं। तीसरी उनके सामने जो चुनौती है ना, कि कई बार जानते हो क्या होता है, सरकार और दानकर्ता संस्थाओं के पर्पज को लेकर क्लैश शुरू हो जाता है। वो चाहते कुछ और है और सरकार चाहती कुछ, और ये प्रॉब्लम है, पर्पज को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। उनके सामने एक चुनौती है ये बातें, हो जाएगी बातें। और चौथी जो चुनौती है ना, उनकी चुनौती, जो चौथी चुनौती है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अपेक्षा के अनुरूप उन्हें पर्याप्त मात्रा में सहयोग नहीं मिलता। कारण क्या है, जब ब्यूरोक्रेट को, याद रखना इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेट को यदि रिश्वत नहीं मिलेगा तो कॉपरेट नहीं करेगा। अगर रिश्वत मिल गया तो क्या हो जाएगा, कॉपरेट पूरा करेगा वो। ये बात समझ में आ गई? छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कैसे हुआ। एक जगह मुझे टिकट चाहिए था, टिकट मिला नहीं, अचानक एक को फोन किया, कानपुर में वो जज था, पीछे जे थ्रू नहीं होता है, हमने को फोन किया, वो पीछे जे का टॉपर था वो। हमने कहा कहाँ सर? हमने कहा टिकट मुझे रात में 11 बजे जाना है और टिकट चाहिए, तुम व्यवस्था करो। तुरंत रात में वो आया वो, और सीधे कहा, तुरंत टीटी सारे उनका पहले बॉडीगार्ड, ड्राइवर, फिर वो आया कि मेरे सर है जाए, सीट की तुरंत व्यवस्था हो गई। और कहा गुरु जी व्यवस्था में जाऊं, जब ट्रेन छूटी तो चला गया। अब सीट की व्यवस्था हो गई राजधानी में, और जानते हो क्या हुआ, मुझे चद्दर ही नहीं दिया गया। अब उसको कुछ पैसा मिला नहीं टीटी को, अब रात भर में कांपते वैसे आया धन्य। अब उसको क्या फोन करूं, रात में सो रहा होगा, फिर उसको फोन ही नहीं किया। अब टीटी गुस्से में, जज है, टिकट तो दिलवा दिया, और ये बात है, सीट मिल गई, पर टीटी को और कुछ देना चाहिए था, क्या चाहिए था, चद्दर भी। जाड़े के मौसम में सोचो जरा, मैं ऐसे बैठ के आया हूं, बाद में क्या कहा था, ठंड लगती थी, देखा गेट के बाहर जो चद्दर देते, उसके यहां बैठता था कुछ देर तक। हमने कहा आज के बाद किसी जज से नहीं कहूंगा मुझे सीट की व्यवस्था कराओ, क्योंकि टीटी को पैसा दे दो, कब चद्दर तो देगा उड़ने के लिए। जानते हो क्या, क्योंकि उसे रिश्वत का पैसा नहीं मिला, तो टीटी ने पूरी तरह कॉपरेट नहीं किया। दान करता समझ, यही समस्या ये कि दान करता से, चूंकि दान तो वो पैसा रिश्वत देते ही नहीं है, तो प्रशासन उन्हें प्राप्त कॉपरेट नहीं करता है। परिणाम तो लक्ष्य की प्राप्ति, ये चुनौती है। 4 समझ में आ गई बातें, भूलेगा तो नहीं? आप लोग सुनने लिख नहीं रहे हो, आप लोग चारों चुनौती लिख लिया, गुड। अब एक चीज देखो जरा, मिटा दूं, सेम क्वेश्चन को कैसे यूपीएससी पूछेगा। भारत में सामान्यतः यह देखा गया है कि एवं संस्थागत संस्थक
संस्थागत स्तर पर भारत में सामान्यतः यह देखा गया है कि वैश्विक दानकर्ता एवं संस्थागत स्तर पर, हाँ क्वेश्चन है, मिलने के बावजूद एसडीजी कि लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है। एसडीजी के लक्ष्य की प्राप्ति क्या कठिन है? अब बताओ कठिन क्यों है? जानते हो क्या रहा है? क्योंकि इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया में करप्शन जो बताया ना चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस इनके सामने इसीलिए होता है। जैसे मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात करूं मैं, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जिस अनुपात में पैसा देता है ना, उस पैसे का पूर्णतः सदुपयोग अब वो एनजीओ को देता है। एनजीओ करता क्या है, प्राप्त राजस्व का 70 और 80% हिस्सा प्रशासनिक कर्मचारियों में खर्च कर देता है। अपने प्रशासनिक खर्च पे मात्र 20% क्या करता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति में खर्च करता है। तो पहली चीज, जितना पैसा आया उसका पूरा उपयोग नहीं होता। नंबर 2, डायवर्जन हुआ। नंबर 3, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला। नंबर 4, प्रशासनिक जटिलता। नंबर 5, सरकार और दानकर्ता संस्था के बीच कई बार क्या होता है, टकराव। और नंबर 6, कई बार सरकार दानकर्ता संस्थाओं को संशय की नजरों से देखती है और उसे यह लगता है कि मेरी संप्रभुता का हनन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे फाउंडेशन काम कर रहा है जिसको लेकर विवाद हुआ था पिछले 2 साल पहले। हमारे जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह 2-3 साल पहले, देखो याद नहीं आ रहा है, फाउंडेशन, चलो एग्जैक्ट फाउंडेशन का नाम है वो, चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल याद आ गया तो बता दूंगा मैं। गृह मंत्री के जमाने में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, विवाद काफी उठा था और वो डोनेट करती थी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। पर जानते हो क्या हुआ, ये कहा गया कि ये क्या कर रही है कि हमारी संप्रभुता पर चोट पहुंचा रही है, और दोनों सरकार और उनके बीच तनाव पैदा हो गया। अरे बातें, और वो करोड़ों डॉलर दे रही थी, डोनेट कर रही थी, पर सरकार क्या होता है, कई बार संशय की नजरों से देखने लगती है। अरे बातें, और कई बार क्या होता है ना कि वे संस्थाएं क्या करती हैं, वे संस्थाएं जब डोनेट करते तो उन्हें यह लगता है कि सरकार की आइडियोलॉजी, ध्यान दो, इस सरकार की आइडियोलॉजी उनके लक्ष्य की प्राप्ति में कठिन है। अरे बात, कई बार यह लगता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लिया जाए वर्तमान सरकार है, इसकी एक आइडियोलॉजी है। अब वो सरकार क्या कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ही लगता है, फाउंडेशन को यह लगता है, उस फाउंडेशन को यह लगता है कि वर्तमान सरकार की जो आइडियोलॉजी है एक विशेष धार्मिक समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है। अब वो ये चाह रहा है कि उस समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए वो डोनेट करना चाहती है। अरे बातें, अब उसने क्या किया, ये कह दिया वैश्विक मीडिया में कि सरकार की आइडियोलॉजी कहने की इस समुदाय के विकास में बाधक है, हम डोनेट नहीं करेंगे। अब सरकार ने क्या किया, इसके दलीय हित पर चोट पहुंचा, इसकी छवि खराब हुई, तो सरकार ने क्या किया, प्रतिशोध स्वरूप उस फाउंडेशन पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। बात समझ में आ रही? कई बार ऐसा होता है, तो कई बार आइडियोलॉजिकल क्लैश होने लगता है। क्या होता है, विचारधारात्मक, जब आपने सच सुना होगा, जो ब्रिटेन के वर्तमान पीएम, उन्होंने क्या कहा कि मनमोहन सिंह के जमाने में इंडियन इकोनॉमी बेहतर काम करे, यही तो कहा। ये बात निर्मला सीतारमण को क्या होगा, बुरा लगा होगा, वर्तमान सरकार को क्या लगा होगा, बुरा लगा होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार ये कह रही है कि हमने इकोनॉमी को क्या किया, डेवलप किया। अब एक चीज सुनो जरा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, विचारधारा को लेकर क्लैश होगा।
बातें समझ में आ रही है? ये होना तय है, विचारधारा को लेकर संघर्ष। चला जाएंगे। अब पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया? नोट कर लोगे आप? एक तो विचारधारा में क्या हो रहा है? आइडियोलॉजिकल क्लैश हो रहा है, प्रशासनिक जटिलता, प्रशासन का सहयोग न मिलना, डायवर्जन की क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। और डायवर्जन तो बना ही बनाया हुआ है, नहीं? मुझे लगता है ना कि दानकर्ता संस्था पे कुछ भी पूछा जाए आप कर ले जाओगे, भूलेगा तो नहीं? चलो आप हाँ, आप 20% एफसीआरए हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल सही करो। एफसीआरए की बातें की जा रही है कि आप उसमें 20% ही खर्च कर पाओगे आप, ये बात है। लेकिन जानते हो क्या उसके पीछे भी रीजन है? इसको ये लगता है कि आर्य क्या कर रहे हैं ये लोग, हमारी संप्रभुता पर चोट पहुंचाएंगे। पर होना चाहिए, उनका रेगुलेशन होना चाहिए। हो जाएगा? चलो आप